चलो देखो आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं अपन लोग हमारा 7th फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अपन लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। जरा बताओ कौन कौन सी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज, याद है। सेकंड क्या पढ़ा था बोलो, मेटेलिक कैरेक्टर। थर्ड क्या पढ़ा हम लोगों ने, हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। उसके बाद फोर्थ क्या पढ़ा हम लोगों ने, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। फिफ्थ क्या पढ़ा हमने, ऑक्सीडेशन नंबर। सिक्स्थ क्या पढ़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आज बच्चों 7th पढ़ रहे हैं। देखो अपन लोग 7th है अपना आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 7th अपन किसकी बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो आई ई से डिनोट होता है, या कई बार आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसको। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोले, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोले, तीनों का मतलब सेम है ना। सबसे पहले देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ना। जब पहले पता चलेगा क्या होती है तभी तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। तो चलो देखो अपन लोग बात करें अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तो आपके पास एक बेटा एटम, ये एटम कैसा है, ये गैसियस स्टेट में। कैसी स्टेट में, गैसियस। अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है तो आइसोलेटेड है, और एटम तो है ही है। तो आपके पास एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है जिसके वैलेंस शेल में, ये कौन सी शेल है, वैलेंस शेल। तो अगर ये वैलेंस शेल है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड। ये जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसी को बच्चों हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम डिफाइन करेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove a valence electron from a gaseous isolated atom is called ionization energy। तो क्या होती है बच्चा आयोनाइजेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट हो। बताना जरा आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। क्यों एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है ना, रिलीज थोड़ी हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक। ये चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुकी है बेटा। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी तो है ना। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी की बेसिक्स, कि क्या डेफिनेशन होती है, क्या चीज कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी में डी ब्लॉक में क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं ना। तो हम बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इन ग्रुप। देखो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जैसे ही मैं ग्रुप की बात करूंगा तो मैंने ले लिया स्कैंडियम सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, फिर लिया टी जरा हाफ, फिर लिया वह नवाब था, फिर लिया करोड़ मोबाइल वाला। ऐसे इसके आगे और भी एलिमेंट्स हैं इनके, सब नहीं लिख रहे। ये कौन सा पीरियड है, ये 4th पीरियड है, याद है। ये वाला कौन सा पीरियड है बच्चों, 5th पीरियड है। ये कैसा है, 6th पीरियड है। और ये है 7th पीरियड। अब याद करो सबसे पहला लेक्चर
जहां पे मैंने आपको बताया था हॉफनियम में, टेंटेलम, टंगस्टन, इन सबके अंदर क्या लगता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इन सबके अंदर क्या लगता है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से साइज क्या हो जाता था? कम हो जाता था। और जेड इफेक्टिव क्या हो जाता था बच्चों? बढ़ जाता था, ज्यादा होता था, है ना। अब अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो पहले साइज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, है ना। एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो, अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो तो डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या होता है? नॉर्मली बढ़ता है। साइज बढ़ेगा ना नॉर्मली? साइज बढ़ेगा तो जितना साइज ज्यादा है, देखो यहां देखो, क्या बात है, एक तो ये था, एक आइटम ये था, एक आइटम ये था, बताओ किसमें से हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं? बड़े वाले में से, क्योंकि साइज बड़ा है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कम है, यानी जेड इफेक्टिव क्या है? कम है। साइज बड़ा है तो जेड इफेक्टिव क्या है? कम है। और जेड इफेक्टिव कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है ना, न्यूक्लियस नहीं तो इलेक्ट्रॉन पकड़ रखा था, न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन को छीनना है। तो जब न्यूक्लियस से आप लोगों को इलेक्ट्रॉन को छीनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्शन फोर्स को कम करना पड़ेगा। आसान सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब नॉर्मली जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। और जेड इफेक्टिव कम हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। यानी अगर साइज इसका बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ऊपर वाले की। एक काम कर लेते हैं, यहां पर ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये लिख रहा हूं मैं साइज का ऑर्डर, सबके लिए साइज का ऑर्डर लिख रहा हूं, फिर इसके नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूंगा, है ना। तो देखो जरा एक चीज और समझो, एक्टेनम में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगता है? एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से इसका भी क्या होगा? साइज कम होगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं नॉर्मल सा साइज का ऑर्डर लिखूं तो मैं नॉर्मल सा साइज का ऑर्डर क्या लिख सकता हूं? ऐसे ही पढ़ा था हमने, याद करो, ऐसे ही पढ़ा था ना। हाँ, ये साइज का ऑर्डर है। लेकिन अगर बच्चों मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं, यानी अगर मैं यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो अगेन स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड सो ऑन, और टी जरा हाफ, वैनिब्बा था, करोड़ मोबाइल वाला, याद है? हाँ, ये कौन सा पीरियड? फोर्थ पीरियड। अभी देख रहे हैं ना, ये सारी चीज देखी हुई है अपन ने। फिफ्थ पीरियड ये वाला, सिक्स्थ पीरियड, और ये वाला बच्चों सेवेंथ पीरियड। अब ध्यान से देखो, जिसका साइज बड़ा, जिसका साइज बड़ा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। यानी मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा साइज आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। क्लियर है? दूसरा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना साइज छोटा होगा, और जितना साइज छोटा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। इनका साइज बराबर है, अब कैसे पहचानोगे? देखो एक्टिनम में जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो किसकी ज्यादा हुई? एक्टिनम की। दिख रहा है? इनमें देखो, टाइटेनियम, जर्कोनियम में ये ऑर्डर होगा, यहां पर इनका साइज बड़ा है, लेकिन हॉफनियम में जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बोलो दिखा? तो बोलो क्या सब में ऐसे ही होगा? समझ पा रहे हो? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। पक्का नहीं है? क्विकली विद इन 1 मिनट इसको नोट करो, ताकि फिर मैं आपको पीरियड में बताऊं कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे दिखते हैं ना। करो बच्चों नोट। चलो देखो, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा किसके बारे में? पीरियड के बारे में बात करते हैं ना। अभी अपने किसके बारे में बात की?
किसके बारे में की बोलो? ग्रुप के बारे में। अब किसके बारे में बात करेंगे? पीरियड के बारे में बात करते हैं ना, कि पीरियड में बेटा ऑर्डर क्या होगा। देखो बहुत आसान है, इसको जरा मिटा दे बस। देखो पीरियड में भी सेम वही एलिमेंट्स में लिख रहा हूं उसी तरह से। देखो बी इन पीरियड, अगर हम पीरियड में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये लिखते हैं। अगर मैं इसका साइज ऑर्डर लिखूं, देखो अगर मैं इसके साइज का ऑर्डर लिखूं तो आपको पता है पहले हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो यहां तक क्या हो रहा था? जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था किसके ऊपर? ओवर सिग्मा। सिग्मा मतलब रिपल्शन फोर्स था, जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन फोर्स था। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज क्या होता जा रहा था बेटा? कम हो रहा था, याद है? और फिर आयरन कोबाल्ट निकल में जेड इफेक्टिव किसके इक्वल था? सिग्मा के। और साइज क्या था? लगभग सेम। और कॉपर से जिंक में सिग्मा क्या कर रहा था? डोमिनेट कर रहा था, डोमिनेट्स ओवर जेड इफेक्टिव, इसके साइज क्या हो रहा था बेटा? बढ़ रहा था, है ना। अब नॉर्मली आप इसके अकॉर्डिंग अरेंज करो। आप देखो कैसे, ये तो मैंने साइज ऑर्डर लिखा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब बेटा अब अपन लोग लिख रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर। दैट मीन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर क्या होना चाहिए? जिसका साइज बड़ा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। तो इसका मतलब साइज इन दोनों में किसका बड़ा है? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। दैट मीन्स देखो क्या ऑर्डर यही रहेगा, यहाँ पर ऐसे इनका लगभग बराबर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी लगभग बराबर होगी, और यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसे होता नहीं है, याद है मैंने आपको बताया था कि आयरन मैग्नीज में आयरन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज, ये दोनों जो है कॉपर और जिंक, इनके पास अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इन दोनों के 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इसके भी 3D में 10 है। इसका क्या होता है? 4s1 3D 10 और दिस इज 4s2 3D 10। दोनों के डी ऑर्बिटल में क्या है? 10-10 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स दोनों का ऑर्बिटल कैसा है? कंप्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल। और डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, इसका मतलब क्या होगा? दे आर मोर स्टेबल। और जब मोर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन नॉट इजिली रिमूव, और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई, ज्यादा होगी। दैट मीन्स ये जो हमने ऐसे लिखा है ना, ये रियल में ऐसे नहीं होगा, ये कैसे होगा? ऐसे होगा। तो पता चला क्या रीजन था, क्यों ऐसे लिखा? बोलो क्या हमें आयोनाइजेशन से क्लियर है? पक्का? हाँ बोलो। नहीं उसको छोड़ दो, अभी वहां कुछ भी नहीं है। क्रोमियम और मैग्नीज में दोनों के फुल फील्ड है ना, यानी क्रोमियम में 4s1 3d5 होता है, मैग्नीज में 4s2 3d5 है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है क्रोमियम से, है ना। ठीक है, तो हम आयरन से वहां पे कंपेयर नहीं कर रहे, है ना, हम क्रोमियम और मैग्नीज को करते हैं। क्लियर है? चलो एक बार नोट कर लो, देन फिर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चलो तो बेटा 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, 8वीं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, है ना। इसको नोट कर लिया अपन ने, इसको मिटाते हैं। हमारी 8th फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, है ना। तो 8th प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। कि हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये आ गया ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी क्वेश्चन है। याद है मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया था कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं
वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ना। तो हम क्या बोल सकते हैं नॉर्मली, हम बोल सकते हैं डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। डी ब्लॉक के मेटल्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू पहला रीजन देयर स्मॉल साइज, सेकंड रीजन हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड द थर्ड रीजन availability of vacant d orbital, availability of vacant d orbital। ये रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रीजन क्या है, ये रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो मैं बताता हूं। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जहां मैंने लिखा FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। अब अगर हमारा जो आयरन है ये क्या है, ये डी ब्लॉक का मेटल है ना, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना बेटा, पता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो आयरन क्या, डी ब्लॉक का मेटल। साइनाइड किसकी तरह बिहेव करता है, लिगेंड की तरह। क्या होते हैं लिगेंड, जो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम। इसको डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम। अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे तो ये लोन पेयर डोनेट किसको करेंगे, और जब लोन पेयर डोनेट ही नहीं करेंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, बोलो क्लियर हो रही है बात। तो इसलिए कभी भी कोई पूछता है कि डी ब्लॉक के मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, दूसरा साइज छोटा है, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। पता चल रहा है, चलो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किससे है, एस ब्लॉक के या अदर मेटल से, इसीलिए है ना, ठीक है। चलो अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, नाइन्थ। अपन लोग बात कर रहे हैं नाइन्थ इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, है ना, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, डी ब्लॉक मेटल्स यानी हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक मेटल्स और देयर कंपाउंड्स shows catalytic properties in most of the reactions। ज्यादातर रिएक्शन में क्या होता है, आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं या उनके कंपाउंड्स हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। कोई एग्जांपल देना चाहोगे, अगर मैं किसी एग्जांपल की बात करूं, हाँ वेरी गुड। अगर एग्जांपल की मैंने बात की, मैंने बोला कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैसे, देखो मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने या तो Ni लिया या Pt लिया या Pd लिया और साथ में H2, तो ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजन जोड़ देता है, याद है ना। अच्छा एक चीज सुनो, कैटलिस्ट होते क्या है, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को प्रोसीड करा देते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, लेकिन कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पता चल रहा है, और एग्जांपल देख ले, देखो और एग्जांपल देख लेते। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा हेबर्स प्रोसेस। देखो ये याद होने चाहिए भाई, है ना। हेबर्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया मतलब NH3। बहुत स्टार्टिंग से हेबर्स प्रोसेस पढ़ रहे हो लेकिन आज तक पता नहीं होगा। देखो N2 plus 3H2 gives 2NH3। क्या पढ़िए रिएक्शन, कई बार पढ़िए, यही हेबर्स प्रोसेस है।
अब यहाँ पे क्या होता है, या तो आप एज अ कैटलिस्ट मोलिब्डेनम को यूज कर लेते हो या फिर आयरन ऑक्साइड को यूज कर लेते हो। पता पड़ा? तो ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए। ये था कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद इसको नोट करो, फिर दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं, एक तो अलॉय फॉर्मेशन और एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन, है ना। करो बेटा जरा नोट। चलो देखो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 10th, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना। अब पहले समझो कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या है। ठीक है, जैसे मैंने एक क्रिस्टल लेटिस ले ली, एक क्रिस्टल लिया, देखो मैंने बोला कि मेरे पास ये सारे एटम है किसके, आयरन के, है ना। आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से गोल गोल बना लेना, है ना। तो देखो ये सारे, ये क्या है, ये आयरन मेटल के का क्रिस्टल है ना, यानी ये सब आयरन है, सब क्या है, आयरन। आप कोई सा भी मेटल ले सकते हो, है ना। मैंने आयरन ले लिया है तो मेरी मर्जी, मैं चाहे कुछ भी लूं, है ना, लेकिन लूंगा डी ब्लॉक का ही एलिमेंट, है ना। ठीक है बच्चों, तो आयरन, आयरन और आयरन। अब ये जो आयरन में खाली जगह है ना, ये जो आयरन में खाली जगह है, ये इंटरस्टिशियल साइट, या कई बार इसको है ना हम लोग वॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड्स। अब इन वॉइड्स में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आके बैठ जाते हैं, जैसे हो सकता है यहां पर कार्बन आके बैठ जाए, हाइड्रोजन बैठ जाए, ऑक्सीजन बैठ जाए, नाइट्रोजन, तो कुछ भी आकर के यहाँ पे बैठ सकता है। तो जैसे ये यहाँ पे आके बैठेगा तो अब क्या हुआ, स्पेस कम हुआ, स्पेस कम हुआ, इसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ी। चीजों के पीछे स्पेस कम हो जाएगा तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, है ना, और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, है ना। तो किसकी वजह से बढ़ रहा है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो आके बैठने की वजह से, है ना। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहां लिखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स forms interstitial compounds, interstitial compounds of non-stoichiometric composition, है ना, composition with कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, पता चला। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन का। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है, देखो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब है कि फिक्स कंपोजिशन नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही कार्बन आएंगे, कितने भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई फिक्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फिक्स है कि इतने इतने आएंगे। ऐसा भी होता है सब कार्बन आ जाए, ऐसा होता है कि आधे कार्बन आ रहे बाकी कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन, जहां पे मोल्स या रेशो फिक्स नहीं है, तो वो क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन। जैसे एग्जांपल ले ले, Fe 0.94O, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन है ना, अब यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हो, शाबाश। अब अगर हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, these interstitial compounds are these interstitial compounds are first, यानी ए, वेरी हार्ड। जब यहां पे स्पेस भर गया तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे।
और क्या हो जाएगा, हैव हाई मेल्टिंग एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं सी। और क्या लिख सकते हैं, केमिकली इनर्ट आर केमिकली इनर्ट। ये बीच बेटा याद रखना ये बातें है ना, केमिकली इनर्ट याद रखना कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद ये केमिकली इनर्ट है। अब इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी कम क्यों हो रही है, इम्प्योरिटी आ जा रही है ना, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब इसमें आके बैठ जा रहे हैं, तो ये सब क्या इम्प्योरिटी तो है, कचरा ही तो है ना, कि हमें सिर्फ आयरन ही तो चाहिए था, तो ये सारी चीजें भी आ गई। और क्या होगा, प्रोवाइड हार्डनेस टू द मेटल, प्रोवाइड हार्डनेस टू द मेटल। मेटल को बेटा क्या मिलती है, हार्डनेस प्रोवाइड होती है। बोलो समझ आया, पता चल रहा है। नेक्स्ट लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय फॉर्मेशन, ठीक है। तो लास्ट है हमारा 11th, अलॉय फॉर्मेशन। तो देखो ट्रांजिशन मेटल्स अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू देयर सिमिलर साइज, उनका साइज लगभग बराबर होता है, और साइज लगभग बराबर होने की वजह से वो क्या करते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ एटम्स ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स अलॉय। अब देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं हमने, सबसे कॉमन एग्जांपल है स्टील, सबसे कॉमन एग्जांपल है स्टील। अब स्टील में क्या क्या होता है, लगभग 97 से 98% होता है आयरन, 2% होता है कार्बन, और लगभग 1% के आसपास मैग्नीज, और बाकी भी छोटी मोटी चीजें होती है क्रोमियम वगैरह, है ना। तो ये किसकी कंपोजिशन है, स्टील की। अब सवाल क्या आता है, सर आयरन था, कार्बन तो सर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन इनका साइज कार्बन के भी लगभग बराबर होता है, तो इसलिए हम कार्बन को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, मैंने बोल हाँ ब्रोंज, वेरी गुड, ब्रास भी और ब्रोंज भी। जैसे मैंने ले लिया ब्रोंज, तो ब्रोंज किसका मिलके बना बेटा, बताओ किसका, ब्रोंज किसका मिलके बना है, कॉपर और टिन का। किसका मिलके बना है, कॉपर और प्लस टिन का। टिन मतलब Sn है ना, Sn, और कॉपर मतलब Cu। हाँ, और क्या बोला था आप लोगों ने, ब्रास, तो ब्रास किसका, कैपिटल में लिखते हैं ना, सारा लिख रहे हैं तो ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। किसका एलॉय है, कॉपर एंड जिंक। बोलो समझ आ रहा है। तो बेटा एटलीस्ट इतना तो अपने को पता होना ही चाहिए। इसी के साथ आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट समाप्त। अब हम आएंगे इसके ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कल से हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, आप लोग नोट कर सकते हो, कर लो बेटा नोट।